हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 1 सितंबर करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। डेली बेसिस पे आते हैं, इनको आप रेगुलर बेसिस पे कवर करते रहिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी जैसे या यूपी पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का अगर आपने यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि आर ओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए, FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर ओ सचिवालय के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन अपडेट्स को यानी कि इन करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो डेली MCQ प्रैक्टिस है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में, जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सभी पेपर MCQ बेस्ड हैं, तो वहाँ पर आपको उनकी बहुत हेल्प मिलेगी। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले GS1 से जो न्यूज़ आ रही है, GS1 से न्यूज़ आ रही है अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर, यानी कि शहरी आबादी के ऊपर। तो 5.08 करोड़ जनसंख्या थी महाराष्ट्र की अर्बन पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के हिसाब से, हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज इन द कंट्री। तो RBI का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2011 की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या थी महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की, जो भारत के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेशों से सब में ज़्यादा थी। इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी पॉपुलेशन है, वो 6 करोड़ हुआ करती थी 1951 में, जो 2011 में बढ़कर 37 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि 6 गुना से भी ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ आया है। 2021 में अगर हम देखें तो कंट्री की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो माना जा रहा है कि 49.31 करोड़ हो गई है, 49 करोड़ हो गई है, जो कि UN पॉपुलेशन डिवीज़न के हिसाब से है। अर्बन पॉपुलेशन किसको कहेंगे कि ये अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी आबादी है, हम किस जनसंख्या को शहरी आबादी कहेंगे? तो अर्बन पॉपुलेशन रेफर्स टू पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको वर्ल्ड बैंक की पॉपुलेशन एस्टीमेट्स के हिसाब से निकाला गया है, एंड अर्बन रेशोज फ्रॉम द UN वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी कि किसकी जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि भारतीयों की, अगर हम भारतीय की बात करें तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है, भारत में रहने वाले लोगों की, वो कितनी हो गई है उसकी बात की जा रही है। तो इस टाइम 2020 में अगर हम देखें तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ है इंडियंस की, वो 70 साल है, यानी कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो माना जाएगा कि वो आगे 70 साल तक जिएगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 41 ईयर्स हुआ करती थी 1960 में, और धीरे धीरे ये बढ़ते हुए आज 70 साल पहुंच गई है। जो पुरुष हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा कम है, 69 ईयर्स हैं, जबकि जो महिलाएं हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर्स मानी गई है 2020 में। यानी कि अगर कोई महिला जन्म लेती है, कोई लड़की जन्म लेती है, तो माना जाता है कि वो 71 ईयर्स तक जिएगी। द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स फॉर मैन एंड वीमेन इन 1960s वर रेस्पेक्टिवली 42 एंड 41। 1960s में देखें तो पुरुषों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, जीवन प्रत्याशा 42 हुआ करता था, महिलाओं का 41 ईयर्स हुआ करता था। जो डेथ रेट है वो भी कम हुआ है, मृत्यु दर कम हुआ है। मृत्यु दर 22 हुआ करता था पहले 1000 पीपल पे 1960 में, जो घटकर 7 रह गया है, यानी कि अब लोग कम मर रहे हैं एज़ कंपेरिजन टू पहले से। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं, यानी कि शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं। तो शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है अगर हम देखें तो इन्फेंट या शिशु हम किस बच्चे को कहते हैं? शिशु हम उस बच्चे को कहते हैं जो बच्चा अपना पहला बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाता, यानी जो बच्चा अपना पहला जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाता और पहले जन्मदिन से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। और उसी के जो उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो 4 की बात करें तो नागालैंड का जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो 4 है 2018 में, जो कि किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जबकि मध्य प्रदेश में देखें तो आपको वहाँ पे हाईएस्ट IMR मिलेगा 48 का 2018 में, यानी कि 48 बच्चे, 1000 जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से 48 बच्चे मर जाते थे। इंडियाज़ IMR इम्प्रूव फ्रॉम 58 इन 2004 टू 31 इन 2020। पूरे भारत वर्ष की अगर बात करें तो पूरे भारत में IMR यानी शिशु मृत्यु दर 58 हुआ करता था, 58 बच्चे मर जाते थे 2004 में, अब 31 बच्चे की डेथ होती है 2020 में। IMR क्या है? IMR इज़ द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं पर 1000 लाइफ बर्थ्स इन अ ईयर। अब देखिए
बर्थ्स दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइव बर्थ और एक होता है स्टिल बर्थ, STILL। तो ये स्टिल बर्थ और लाइव बर्थ क्या होता है हम अगर देखते हैं, अगर जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो जिंदा बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा रो रहा है पैदा होने के बाद, जिंदा है, तो उसको हम लाइव बर्थ बोलते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो उसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं, कि बच्चा तो पैदा हुआ है, बच्चा तो हुआ है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो उसको स्टिल बर्थ बोला जाता है। तो उसी प्रकार से फर्स्ट बर्थडे बनाने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, लेकिन वो बच्चे पैदा होते हैं, जिंदा पैदा होते हैं, 1000 लाइव बर्थ होते हैं। 1000 टोटल बर्थ की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, 1000 लाइव बर्थ की बात की जा रही है। एक साल के अंदर अगर 1000 लाइव बर्थ होते हैं और वो बच्चे मर जाते हैं पहला बर्थडे बनाने से पहले, तो उसको IMR कहा जाता है। इंडियाज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखें, अगर हम मातृ मृत्यु दर देखें कि जो मदर्स हैं जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस टाइम पे जब उनकी डेथ होती है, तो अगर हम उसको देखें, यानी कि वो विमेन जो प्रेगनेंसी की वजह से मर जाती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान या 42 डेज़ ऑफ प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, यानी कि जब प्रेगनेंसी उनकी ख़त्म होती है उसके 42 दिन के अंदर अंदर अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको माना जाता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से इनकी डेथ हुई है और उसको मैटरनल मोर्टेलिटी के अंदर काउंट किया जाता है, यानी कि मातृ मृत्यु के अंदर काउंट किया जाता है। तो 1000 लाइव बर्थ पे अगर हम देखें तो पहले ये 143 हुआ करता था, या 143 है इस टाइम पे 2017 में, इससे पहले और भी ज़्यादा हुआ करता था। पॉवर्टी रेट की बात करें, गरीबी दर की बात करें कि भारत में, तो 33% अगर हम देखें बिहार का पॉवर्टी रेट है 2011-12 में। किसी भी राज्य की अगर तुलना में देखें या केंद्र शासित तुलना में देखें, सबसे ज़्यादा बिहार में गरीब लोग बसते हैं। विद द पॉवर्टी रेट ऑफ 5 इन 2011-12, गोवा वाज द स्टेट विद द लोएस्ट शेयर, फॉलोड बाय केरला। तो गोवा में सबसे कम गरीब लोग हैं। अगर हम गरीबी देखें, पॉवर्टी रेट देखें, गरीबी दर देखें, तो सिर्फ 5% का गरीबी दर है गोवा के अंदर, और इसके बाद केरला का नंबर आता है, केरला में 7% गरीबी दर है। अंडमान निकोबार में सिर्फ 1% पॉवर्टी रेट था 2011-12 में, और वो यूटी थी जहाँ पे लोवेस्ट परसेंटेज है पुअर पीपल, यानी कि अंडमान निकोबार के लोग सबसे ज़्यादा समृद्ध हैं, यानी कि गरीब नहीं हैं, ये माना जा सकता है। द पॉवर्टी रेट इज़ द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन अ कंट्री। अब देखिए पॉवर्टी रेट किसको कहेंगे, किसको कहेंगे कि ये व्यक्ति गरीब है। जो किसी देश के अंदर, अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश के अंदर एक पॉवर्टी लाइन बना दी गई है, गरीबी रेखा बना दी गई है। तो जो व्यक्ति उस गरीबी रेखा के नीचे अर्न करते हैं, कमाते हैं, उनको हम गरीब बोल देते हैं। तो ये पहले लकड़ा वाला कमेटी हुई थी, उन्होंने एक मेथोडोलॉजी दी, एक तरीका दिया 1993-1994 में, और उसके बाद तेंदुलकर तरीका आया, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी आई या तेंदुलकर कमेटी बनी। तो उन्होंने फिर 2011-12 में तरीका बताया कि किस तरह से हम गरीबी को जांचेंगे, पता करेंगे कि कौन व्यक्ति गरीब है, कौन व्यक्ति गरीब नहीं है। भारत में फैक्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 37,787 37,787 फैक्ट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हुआ करती हैं 2017-18 में, हाईएस्ट किसी भी स्टेट में। फिर स्टेट्स फिगर स्टूड एट 21,000 इन द अर्ली 2000। तो 2000 के अर्ली अगर हम ईयर्स में देखें, 2000, 2001, 2 में, तो इस टाइम पे 21,000 हुआ करती थी, और 2017-18 में आते आते ये 37,700 तक पहुँच गई हैं। ऑल टुगेदर देर वर 2 लाख फैक्ट्रीज़ इन इंडिया बाई 2017-18। तो 2 लाख से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं 2017-18 में पूरे भारत में, और 2000 में ये 1,36,000 के आसपास हुआ करती थी, यानी करीब करीब इन 20 सालों के अंदर 60-65 हज़ार फैक्ट्रियाँ पूरे भारत में बढ़ी हैं। विद 82 फैक्ट्रीज, सिक्किम इज़ द स्टेट विद द लीस्ट नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। तो सिक्किम में सबसे कम फैक्ट्रीज़ हैं, 82 फैक्ट्री हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो यूनियन टेरिटरी है, उसमें सबसे कम फैक्ट्री हैं। 2004-5 में 21 फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि अब घटकर 2017-18 में और घटकर 18 रह गई हैं। यानी कि जैसे जैसे साल बढ़े हैं, तो अंडमान निकोबार में फैक्ट्रीज़ की संख्या बढ़ने की जगह वहाँ पे फैक्ट्रीज़ की संख्या घट गई है। नेक्स्ट आता है ओवर 74 लाख केसेस क्लियर्ड बाय लोक अदालत। तो लोक अदालत जो कि कोर्ट का काम करती हैं, लेकिन कोर्ट के जो मसले होते हैं उनको कोर्ट से बाहर लोक अदालतों में सॉल्व किया जाता है, और कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है केसेस का उसको सॉल्व करने का हेल्प करती है। तो उसने 74 लाख केसेस को सॉल्व किया है। तो ओवर 74 लाख पेंडिंग एंड प्री लिटिगेशन केसेस, मैनी ऑफ देम पार्ट ऑफ अ ह्यूज बैकलॉग क्रिएटेड बाय द पैंडेमिक, उसको सेटल किया गया है पूरे देश भर में तीसरी नेशनल लोक अदालत लगाकर। इन अ मूव अवे फ्रॉम कन्वेंशन, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट जस्टिस यू ललित, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। देखिए नालसा के तहत लोक अदालत लगाई जाती है, और नालसा का जो चेयरमैन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो इस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डेजिग्नेट थे उस टाइम पे वो जस्टिस यू ललित थे, उदय उमेश ललित जी थे। तो उनके अंडर जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि डिजिटल लोक अदालत है महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर,
इसको लगाकर काम किया गया है और करीब करीब 74 लाख केसेस को सॉल्व किया गया है। ऑफ दी ओवर 74 लाख डिस्पोज्ड केसेस 16.4 लाख डिस्प्यूट्स वर पेंडिंग, 16 लाख केस पेंडिंग थे और दूसरे 58 लाख केस जो थे वो प्री लिटिगेशन स्टेजेस में थे। जो टोटल वैल्यू सेटलमेंट हुई है इससे वो करीब करीब 5,000 करोड़ की है, जो अपना में एक बहुत बड़ा रकम है, बहुत बड़ी अमाउंट है। जस्टिस ललित का कहना यह है कि लोक अदालत्स हैव नॉट ओनली बिकन एन एफिशिएंट सब्सटीट्यूट टू सीक रिट्रेसल, यानी कि एक सब्सटीट्यूट तो है ही ये कि कोर्ट जाने के बजाय आप लोक अदालत से अपना फैसला ले लें, साथ ही साथ ये हेल्प भी करता है कि जो कोर्ट्स के ऊपर पेंडेंसी हो रखी है, बैकलॉग हो रखा है केसेस का, उसको थोड़ा हल्का करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि कंट्री जो है वो 2 चैलेंज से जूझ रहा है, एक तो करप्शन से और दूसरा नेपोटिज्म से, यानी कि भाई भतीजावाद से और भ्रष्टाचार से। तो इन्हीं सबसे हमें निकलने की ज़रूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में 5 प्रण की बात भी की थी कि हमें 5 प्रण जो हमें करने हैं, 5 प्रण लेने हैं और हमें किस तरह से काम करना है आगे। तो 5 प्लेजेस पे इंडिया को काम करना है, इंडियंस को काम करना है। तो वो 5 प्लेजेस क्या हैं? एक तो है अ रिजॉल्व फॉर अ डेवलप्ड इंडिया, यानी कि हमें एक विकसित भारत की ओर हमें रुख करना है, विकसित भारत की हमें बात करनी है। रिमूविंग एनी ट्रेस ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट, अगर हमारे दिमाग पे अभी भी कोई भी औपनिवेशिक माइंडसेट है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ें हैं, मानसिकता है अभी भी, तो उसको हमें दूर करना है। टेकिंग प्राइड इन आवर लेगेसी, जो हमारी लेगेसी रही है, हमारा अतीत रहा है, उस पर हमें विश्वास करना है, उसमें हमें प्राइड करना है। आर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता में विश्वास रखना है। और फुलफिलिंग द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स विद ऑनेस्टी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, या अगर हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनडायरेक्टली वे में कहा गई है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसको पालन करना है। विच शुड बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स एज वेल, तो यानी कि आम जनता के साथ साथ उनका कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर खुद और किसी भी राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको भी ये सब काम करने हैं। सरकार अब एक नया तरीका ला रही है टोल कलेक्शन का हाईवेज़ पे देखा गया है, पहले हम कैश दिया करते थे टोल देने के लिए, उसके बाद फास्टैग का सिस्टम आया जो कि RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता था। उसके बाद अब सरकार कुछ इस तरह से काम कर रही है कि जब कोई गाड़ी सड़क पे उतरेगी तो उसके नंबर प्लेट की फ़ोटो खींचेगी और उसकी नंबर प्लेट की हेल्प से उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, यानी कि टोल कलेक्ट हो जाएगा। तो इससे जो टोल प्लाजास पे लगने वाली जो लाइन है वो कहीं ना कहीं हद तक सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि फास्टैग की वजह से भी देखा जा रहा है कि टोल पे जो बहुत बिजी टोल्स हैं वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती हैं और फास्टैग होने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत समय बिताना पड़ता है कार ओनर्स को। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने ये प्लान किया है कि जितने भी टोल प्लाजा हैं नेशनल हाईवेज पे उन सबको हटा दिया जाएगा और एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा पे विश्वास किया जाएगा और उनको लगाया जाएगा जो ऑटोमेटिकली प्लेट का क्या नंबर है, जो गाड़ी में आगे और पीछे दोनों तरफ प्लेट लगी रहती हैं उन पे क्या नंबर्स हैं, तो उसको पढ़ने में वो सक्षम होगी। इसका कारण क्या है? अगर हम कारण देखें तो कंजेशन एट टोल प्लाजास ऑन नेशनल हाईवेज़, क्योंकि कंजेशन रहता है टोल प्लाजास पे, जो टोल प्लाजा बहुत ज़्यादा बिजी हैं वहाँ पे इतना लंबी लंबी लाइन लग जाती है कि गाड़ियों को टोल प्लाजा को पार करने में 15-15, 20-20 मिनट भी लग जाती हैं, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। तो जबकि हम देख रहे हैं कि 97% गाड़ियों पे फास्टैग्स लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक गाड़ी को फास्टैग से पार होने में कुछ समय लगता है और वो समय जो है वो कुछ हद तक ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू जो समय की डिमांड है। नया प्लान क्या है टोल प्लाजा का? अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक एक नंबर प्लेट रीडर, एक कैमरा आता है, विल रीड व्हीकल नंबर प्लेट्स एंड ऑटोमेटिकली डिडक्ट टोल फ्रॉम द लिंक्ड बैंक अकाउंट्स ऑफ व्हीकल ओनर्स। तो जो व्हीकल का ओनर है उसका जो लिंक्ड अकाउंट होगा बैंक अकाउंट, उससे ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे। एंट्री और एग्जिट जो होगी टोल रोड की विल हैव कैमराज कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर प्लेट। तो एंट्री और एग्जिट पे उस टोल रोड की कैमरे लगे हुए होंगे जिससे कि वहाँ पे जो नंबर प्लेट्स हैं उनको पढ़ा जा सके। तो कैन ऑल नंबर प्लेट्स बी रेड बाय द कैमरा? से इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में सभी कैमरे, सभी जो नंबर प्लेट्स हैं वो एक जैसी नहीं हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ला रही है, जो अब इस टाइम पे जो नंबर प्लेट्स आ रही हैं वो तो ठीक आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ स्टाइल वे में लिखवा लेते हैं अपनी नंबर प्लेट्स को, या उस नंबर प्लेट के ऊपर कुछ और लिख देते हैं, कुछ किन्होंने जाति सूचक शब्द लिख दिया है, रिलीजन जैसे शब्द लिख दिए हैं, कुछ रिलीजियस चीज़ें बना दी हैं, तो वहाँ पे नंबर प्लेट पढ़ पाना उस कैमरे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो नॉट ऑल नंबर प्लेट्स इन इंडिया कैन बी रेड एंड ओनली दोज दैट हैव कम आफ्टर 2019 विल बी रजिस्टर्ड बाय द कैमराज। तो यानी कि 2019 के बाद से जो नंबर प्लेट्स आ रही हैं सिर्फ कैमरा उन्हीं को पढ़ सकता है। तो ये अपना में एक सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि 2019 के बाद से अगर सिर्फ पढ़ा जाएगा तो मार्केट में सड़क पे इस टाइम पे देश के अंदर बहुत गाड़ियां हैं जो 2007 2006 की चल रही हैं, तो उनका क्या होगा, उनका किस तरह से हम काम कर पाएंगे।
तो अगर हम मॉडल देखें कि टोल कलेक्शन का मॉडल क्या है, तो अगर हम देखें तो अभी तक 97% गाड़ियाँ हैं जिन पे टोल लग चुके हैं, जिन पे फास्टैग लग चुके हैं, जो टोल कटवाती हैं। रिमेनिंग 3% जो है वो ज़्यादा पैसे देती हैं, डबल पैसे देने पड़ते हैं अगर वो टोल पे पहुंचती हैं। विद फास्टैग्स इट टेक्स अबाउट 47 सेकंड्स पर व्हीकल। यही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जो 47 सेकंड का समय लग रहा है टोल पर एक गाड़ी को पास होने में, तो ये 47 सेकंड जो हैं ये गाड़ियों की लाइन लगवा देते हैं बहुत पीछे तक। मोर देन 260 व्हीकल्स कैन बी प्रोसेस्ड पर आवर वाया इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन लेन, जिससे पहले सिर्फ 112 गाड़ियाँ पास होती थी अगर हम कैश में डील करते थे, और अब 260 गाड़ियाँ पास हो सकती हैं फास्टैग की वजह से। लेकिन जो इस टाइम की समय की जो डिमांड है वो ये है कि 260 गाड़ियों से भी संख्या बढ़नी चाहिए, जिससे कि टोल पर लाइन ना लगे। तो इश्यूज़ क्या है इस जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम, इसका इशू अगर हम देखें तो जो सक्सेस है ANPR कैमरा का विल डिपेंड ऑन क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम दैट इज़ इन सिंक विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैमरा। यानी कि हमें एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार करना पड़ेगा, एक जो तंत्र है कुछ इस तरह से तैयार करना पड़ेगा जो कैमरा के सिंक्रोनाइजेशन में होगा, कैमरा से वाकिफ़ होगा। The biggest issue during the trials is when things other than the 9-digit registration number are written on number plates। अब देखिए इशू क्या आता है कि इशू ट्रायल्स के दौरान ये भी देखा गया है कि जो 9 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का वो तो ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ भी लिखा हुआ है उस पर, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है या दिल्ली सरकार लिखा है, उस पर भगवान के नाम लिखे हैं, कास्ट लिखी हुई है, जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं, ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक करती हैं, ये प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस करती हैं और कैमरा जो है तरीके से पढ़ नहीं पाता है। देयर इज़ अ डिफिकल्टी इन रीडिंग नंबर प्लेट्स ऑन ट्रक्स। अब देखिए ट्रक्स की जो नंबर प्लेट्स हैं उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर तो या तो नंबर प्लेट वो छुपी हुई होती हैं या वो सॉइल्ड होती हैं, ख़राब होती हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है उस नंबर प्लेट को पढ़ने में। नेक्स्ट GS3 से जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ है। हम देख रहे हैं कि चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, और एशिया के चाइना जैसा देश हो, सभी देश जो हैं, सभी इस टाइम पे जो देश हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जूझ रहे हैं। तो चाइना किस तरह से डील कर रहा है, वहाँ पे जो इतनी सीवियर इस बार हीट वेव आई है और पूरा सूखा पड़ा है वहाँ पे, तो फॉर मोर देन 2 मंथ्स चाइना हैज़ बीन ग्रैपलिंग विद इट्स वर्स्ट हीट वेव इन ओवर 60 ईयर्स। तो पिछले 60 सालों में सबसे भयानक जो हीट वेव आई है वो इस साल आई है, जहाँ पे टेम्परेचर्स वहाँ पे कुछ रीजन्स में ऐसे हैं कि परमानेंटली 40 डिग्री से ऊपर है। द रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स एंड सीवियर ड्रॉट हैव डेंटेड एनर्जी एंड वाटर सप्लाई फॉर मिलियंस। अब देखिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स हो रहे हैं, यानी इतना गर्म हो रहा है वहाँ पे कि इसके वजह से वहाँ पे जो पानी की सप्लाई है कई लाखों लोगों के लिए उसमें बहुत ज़्यादा बाधा आ गई है, क्योंकि जो वहाँ की प्रसिद्ध नहरें हैं या नदियाँ हैं उनमें पानी की क्वांटिटी कम हो गई है। द कंट्री इशूड इट्स फर्स्ट नेशनल ड्रॉट अलर्ट ऑफ द ईयर। तो उन्होंने चाइना ने पहला अपना एक नेशनल ड्रॉट अलर्ट जारी किया है कि शंघाई क्षेत्र में यांगजे डेल्टा रीजन का जो क्षेत्र है नदी का, सिचुआन प्रोविंस है साउथ वेस्ट चाइना का, वहाँ पे सीवियर हीट हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सिचुआन इन पर्टिकुलर इज़ डिपेंडेंट ऑन हाइड्रो पावर सिस्टम्स फॉर ओवर 80% ऑफ इट्स एनर्जी। तो सिचुआन में हाइड्रो पावर सिस्टम है, यानी कि बिजली जो है वो पानी की हेल्प से बन रही है, 80% तक वो इसी पे डिपेंडेंट है। हाइड्रो पावर की कमी से हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड रीजन्स लाइक चोंकिंग सिटी एंड हुबी प्रोविंस। तो हुबी प्रोविंस है जिसमें वुहान जिसका कैपिटल है, या चोंकिंग जो सिटी है, ये सब चीज़ें जो हैं चाइना के शहर हैं या प्रांत हैं, जो सब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और पानी की कमी की वजह से। द ड्रॉट हैज़ ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्टेड शिपिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि कुछ बड़ी नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पर शिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, कि वहाँ पे जो ज़्यादा सामान माल का ढोना था वो शिप के द्वारा होता था नदियों के ऊपर। लेकिन जब नदियों में पानी कम हो गया है तो वो शिप्स जो हैं वो शिप नहीं जा पा रहे, उस शिप जो है वो पानी के ऊपर उस नदी के ऊपर सेल नहीं कर सकते। द यांगजे द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट रिवर इज़ वन ऑफ चाइना सेंट्रल वाटरवे। तो यांगजे जो है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और चाइना का सेंट्रल वाटरवे है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वाटर टू ओवर 400 मिलियन चाइनीज़ पीपल, यानी कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, चाइनीज़ लोगों को पानी मिलता है यांगजे नदी से। दिस समर वाटर हैज़ ड्रॉप्ड टू रिकॉर्ड लेवल्स पोजिंग अ थ्रेट टू द ग्लोबल सप्लाई चेन एज वेल एज लिमिटिंग द वाटर सप्लाई फॉर मिलियंस ऑफ चाइनीज़ पीपल। 2.2 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन की अगर हम बात करें, खेती की जो ज़मीन है, चाहे सिचुआन हो, चाहे चोंकिंग हो, हीबी है, हुनान है, एनुई और जियांगशी, ये जितने भी प्रांत हैं या शहर हैं चाइना के, उन सभी जगहों पर खेती पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। अथॉरिटीज़ आर अटेम्प्टिंग टू इंड्यूस रेनफॉल थ्रू क्लाउड सीडिंग। अब देखिए मनुष्य जो है यहाँ पे, चाइना की जो अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नेचुरल तरीके से ना करके मैनमेड तरीके से चाह रहा है कि कुछ बारिश हो जाए, तो वो क्लाउड्स सीडिंग कर रहा है, यानी कि
क्लाउड्स में यानी कि आसमान में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ रहा है जिसके वजह से वहाँ पर ऐसे कुछ केमिकल्स छोड़ रहा है जिसके वजह से आसमान में मौजूद जो थोड़े बहुत मॉइस्चर के कण हैं वो उससे टकराएंगे, उससे चिपक जाएंगे और बाद में बारिश बन के नीचे आएंगे। हाउएवर इन एरियाज़ लैकिंग क्लाउड कवर अथॉरिटीज़ हैव स्ट्रगल्ड विद दिस मेथड, लेकिन जहाँ पे क्लाउड कवर है ही नहीं या आसमान में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है वहाँ पे इस चीज़ से बहुत दिक्कत हो रही है। ये तरीका भी वहाँ पे काम नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एक बीमारी से न्यूज़ आ रही है टमाटो फ्लू से। कुछ दिनों पहले इसको कवर किया गया था मई जून के न्यूज़ में, उस टाइम पे दोबारा आई थी ये और अब दोबारा आ रही है। तो ये क्या चीज़ अगर हम देखें तो टमाटो फ्लू के केसेस भारत में पाए गए हैं केरला में, तमिलनाडु में, हरियाणा और उड़ीसा में। तो ये टमाटो फ्लू क्या है? टमाटो फ्लू कहो या टमाटो फीवर कहो, ये इसमें क्या होता है, इसमें बुखार आता है बहुत जोर की, जॉइंट पेन होता है यानी कि जोड़ों में दर्द होता है, लाल हो जाते हैं, टमाटो लाइक रैशेज़ हो जाते हैं यानी कि जैसे टमाटर होता है लाल वैसे आपकी बॉडी पर रैशेज़ हो जाएंगे। और ये उन बच्चों में होता है जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। दिस इज़ अकम्पनीड बाय अदर सिम्टम्स और वायरल फीवर जैसे कि डायरिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, नोज़िया, वॉमिटिंग, फिटीग यानी कि ऐसी सब चीज़ें होंगी कि आपको उल्टी आना होगा, है ना, नोज़िया है, फिटीग है, थकावट है, ये सब चीज़ें महसूस होंगी। दिस वॉज थॉट टू बी एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया दैट इज़ कॉमनली सीन इन केरला। तो ये माना जाता था कि ये आफ्टर इफेक्ट है कि अगर किसी पर्सन को डेंगू हो गया है या चिकनगुनिया हुआ है तो उसके बाद उस पर्सन को ये हो सकती हैं ये सब चीज़ें। हाउएवर रिसर्चर्स नाउ बिलीव दैट इट इज़ HFMD यानी कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ कॉज्ड बाय एंटीरोवायरसेस लाइक कॉक्सैक वायरस A6 to 816। तो देखिए ये कुछ नया वायरस है एंटेरो वायरस, और उससे जैसे कि उसमें एक वायरस का नाम है कॉक्सैकी वायरस, तो इसके वजह से डिजीज़ हो सकती है। तो क्या कोई ट्रीटमेंट है टमाटो फ्लू का? अगर हम देखें तो अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या दवाई इसके लिए नहीं है। और इसको रोका जा सकता है क्या? एज इट हैपन्स मेनली इन चिल्ड्रन। तो सेंटर ने ये एडवाइजरी दी है कि जिस भी बच्चे को ये होता है या जो ये एज ग्रुप का बच्चा है इसको प्रिवेंट करो, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि बच्चों को बीमारी ना हो, क्योंकि ये बड़े लोगों को बीमारी नहीं हो रही, सिर्फ 5 साल से कम के बच्चों को हो रही है। तो ये उन्हीं के लिए चिंताजनक विषय है। जिस तरह से चाइना में अभी हमने देखा कि चाइना में बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, गर्मी हो रही है, उसी प्रकार से यूरोप में भी पिछले 500 सालों में देखा जाए तो अभी हमने चाइना में पिछले 60 सालों में देखा और यूरोप के पिछले 500 साल के इतिहास में अगर हम देखें तो इतना भयानक कभी भी सीवियर ड्रॉट वहाँ पे नहीं पड़ा, या सूखा जो अकाल पड़ा है वहाँ पे जो इतना नहीं हुआ वहाँ पे। तो यूरोपियन मीडिया हैज़ बिन फुल ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ ड्राइंग एक्सपोज रिवर बेड्स। तो वहाँ पे सूखी नदियाँ हो गई हैं बिल्कुल, और नदियों के जो तल हैं वो दिखने लगे हैं वहाँ पे। जो यूरोप की कुछ बड़ी नदी थी जैसे कि राइन नदी है, पो नदी है, लॉयर है, डेन्यूब है, जो यूजुअली वाटर वे हुआ करती थी, अब वो ऐसी हो गई हैं कि वहाँ पे छोटी बोट्स भी नहीं चल पा रही। आफ्टर द रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर हीट 2022 में भी द वर्स्ट ड्रॉट ईयर इन यूरोप इन 500 ईयर्स। तो पिछले 500 सालों में 2022 यूरोप का वर्स्ट ड्रॉट ईयर माना जाता है, यानी कि इतना ख़राब ड्रॉट कभी भी, इतना ख़राब जो स्थिति हुई है पानी की कमी की वो यूरोप में पिछले 500 सालों में नहीं हुई। 500 ईयर्स अपना में एक बहुत बड़ा समय होता है, इतने बड़े समय में ये स्थिति इस बार 2022 में देखने को मिली है। चाइना US 2 आर फेसिंग ड्रॉट, हमने अभी डिस्कस किया ही है कि चाइना में दिक्कत हो रही है और US भी इसी स्थिति से गुजर रहा है। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज द मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट हैज़ बिन द डिस्ट्रक्शन इन यूरोप वाटरवे। तो देखिए खेती में दिक्कत आई रही है, पानी में पीने में दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ यूरोप का जो वाटरवे है उसमें दिक्कत आ रही है। यूरोप की नदियाँ जो हैं पूरे यूरोप को जोड़ती हैं आपस में, और शिप जो हैं बहुत ईजिली ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में, जिससे कि सामानों को पहुँचाया जा सके। यूरोप डिपेंड्स हैवीली ऑन इट्स रिवर्स टू मूव कार्गो इन एन इकोनॉमिकल मैनर इंक्लूडिंग कोल टू पावर प्लांट्स। With water level down to less than a meter in some stretches, most large ships have been rendered unusable। तो क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी का लेवल 1 मीटर से भी कम हो गया है, तो वहाँ पर जो बड़े शिप्स हैं उन सब का यूज़ बेकार हो गया है, वो सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, सिर्फ छोटे शिप्स ही थोड़े बहुत कभी कभी यूज़ हो सकते हैं। फिर आता है ग्लोबल ड्रॉट ऑब्जर्वेटरी की। अगर हम बात करें तो एक एजेंसी है यूरोपियन कमीशन की, उन्होंने एक एनालिटिकल रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि 64% जो यूरोप कॉन्टिनेंट का लैंड मास है वहाँ पे सूखा पड़ा है, इस बार ड्रॉट पड़ा है अगर अगस्त 10 तक की सिचुएशन को देखें। एंड द सिचुएशन वाज ओनली वर्सनिंग एज ऑफ द डेट इट सेट। और धीरे धीरे ये जो स्थिति है ये और बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पो रिवर की अगर हम बात करें तो पो अपने आप में एक लॉन्गेस्ट रिवर है इटली की, सबसे लंबी नदी है इटली की। इट फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस नॉर्थर्न इटली स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉटियन एल्प्स। तो कॉटियन एल्प्स से निकल के ये नॉर्थर्न इटली तक जाती है। रिवर की लेंथ जो है 652 किलोमीटर है। इफ़ द मायरा जो कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अगर उसको भी मिला देंगे इसमें तो 682 किलोमीटर की हो जाएगी। द हेड वाटर्स ऑफ द पो आर अ स्प्रिंग सीपिंग फ्रॉम अ स्टोनी हिल साइड
अ फ्लैट प्लेस एट द हेड ऑफ द वॉल्पो अंडर द नॉर्थ वेस्ट फेस ऑफ मोनवीसो। पो नदी जो है एक्सटेंड्स अलोंग द 45th पैरेलल नॉर्थ बिफोर एंडिंग एट अ डेल्टा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पो नदी जो है 45th पैरेलल जो लैटिट्यूड है, अक्षांशीय रेखा है, वहाँ पे बहती है और ये एड्रियाटिक सी में वेनिस के पास गिर जाती है। इसका जो सोर्स है वो है मोंटे वीसो और इसका जो माउथ है वो है एड्रियाटिक सी, यानी कि कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिर जाती है नदी। फिर लॉयर नदी देखें तो ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है और पूरी दुनिया में 171वें नंबर पे आती है। इसकी लेंथ 1006 किलोमीटर है और ये 1,17,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा के एरिया को ड्रेन करती है, यानी कि फ्रांस का 1/5 एरिया, 20% एरिया जो है उससे भी ज़्यादा ये नदी सर्व करती है पूरे फ्रांस के एरिया को। इसका सोर्स है मैसिव सेंट्रल और माउथ है इसका अटलांटिक ओशन में, यानी कि अटलांटिक महासागर में नदी गिरती है। ड्रॉट्स के अगर कुछ टाइप देखें, यानी कि सूखा जो पड़ता है उसके अलग अलग टाइप देखें, तो ये एक रेनफॉल स्कार्स पीरियड है, यानी कि एक ऐसा समय है जिस टाइम पे बारिश नहीं हो रही और पानी की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है, चाहे वो खेती करने के लिए हो, इरिगेशन के लिए हो या पानी पीने के लिए हो। इसको 3 तरह से बांटा गया है ड्रॉट को। एक तो मीटरोलॉजिकल ड्रॉट होता है, एक हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है और एक एग्रीकल्चरल ड्रॉट होता है। तो ये कौन कौन से सूखे होते हैं इनको देखते हैं। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट वो ड्रॉट होता है जिस टाइम पे बारिश की उम्मीद की जाती है कि इस टाइम पे बारिश होगी, लेकिन अगर उस टाइम पे बारिश ना हो तो हम मानेंगे कि मीटरोलॉजिकल ड्रॉट है। जैसे मान सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि जिस तरह से जून से लेके अगस्त सितंबर तक हम मानते हैं कि ये मानसून का समय है भारत में, तो मानसून के समय पे बारिश होना स्वाभाविक है, ये सभी व्यक्ति जो हैं इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे बारिश नहीं होगी तो हम कहेंगे ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, कि बारिश होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है। फिर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या आता है कि जब ड्रॉट इतना बढ़ जाए कि पानी की कमी के वजह से जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर बिगिंस टू हिट नॉर्मल सप्लाईज इन द सिस्टम, यानी कि जो नॉर्मल सप्लाईज हैं डेली की, जो रोज़मर्रा की जो सर्विसेज हैं, उनमें अगर दिक्कत आने लगे तो हम कहेंगे कि वो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया है। और जब सूखा इतना बढ़ जाए कि पानी की कमी की वजह से खेती के प्रोडक्शन पे, यानी खेती में कमी आने लगे, खेती में दिक्कत होने लगे, तो हम कहेंगे कि ये एग्रीकल्चरल ड्रॉट की स्थिति में पहुंच गया। और यूरोप के अंदर अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर ये तीनों तरह की चीज़ें, चाहे वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो या एग्रीकल्चरल ड्रॉट हो, वो तीनों की तीनों चीज़ें वहाँ पे कुछ हद तक, कुछ डिग्रीज तक देखी जा रही है। हाल ही में स्टॉक इन्वेस्टर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से न्यूज़ आ रही है, राकेश झुनझुनवाला, तो वो पास अवे हो गए हैं, उनकी डेथ हुई है अभी। तो बिलियनेयर हैं, अपने आप में स्टॉक इन्वेस्टर हैं और अर्ली बैकर रहे हैं लेटेस्ट एंट्रेंट टू इंडियाज़ एविएशन सेक्टर आकाशा एयर। तो आकाशा एयर जो है अभी ये हाल ही में लॉन्च हुई है भारत में 7 अगस्त को। तो उसके कुछ दिनों बाद राकेश झुनझुनवाला जो थे, जो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं भारत के, उनकी डेथ हो गई है, वो 62 ईयर्स के थे। नेक्स्ट आता है, हम कब किसी कंपनी को कहेंगे कि ये ओवर लीवरेज्ड है। यानी कि ओवर लीवरेज का मतलब ये हो गया कि हमने उस कंपनी का आकलन कर लिया कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, जबकि वो उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो इतनी मजबूत नहीं है। अ कंपनी और बिजनेस इज सेट टू बी ओवर लीवरेज्ड इफ़ इट हैज़ अनसस्टेनेबली हाई डेट। अगर हम ये माने कि उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज है और वो उसके जो कैश फ्लो हो रहा है उस कंपनी में बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो हम मानेंगे कि वो कंपनी की रेपुटेशन तो अच्छी बना रखी है, जबकि कंपनी की जो हकीकत है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सच अ कंपनी वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट टू इट्स क्रेडिटर। यानी कि उस कंपनी को अगर जिन लोगों ने पैसा दिया है वो कंपनी उन लोगों को जो पैसा देना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो तरीके से टाइम से नहीं कर पाएगी एंड मे स्ट्रगल टू मीट इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल। इन द लेटर केस कंपनी मे बी फोर्स टू बोरो। अब देखिए यहाँ पे एक क्या साइकिल बन जाती है कि मान लेते हैं कंपनी ने किसी से उधार लिया है और वो उसको इंटरेस्ट पेमेंट समय पे नहीं कर पा रही है, तो अगर वो उसको इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रही है तो वो क्या करेगी, इसके लिए दोबारा से लोन लेगी। तो पहले वालों को चुकाने के लिए अगला लोन लिया जाएगा, फिर अगले वाले को लोन चुकाने के लिए उससे अगला लोन लिया जाएगा। तो ये एक ऐसी साइकिल है, एक ऐसा कुचक्र है जिसमें ये फंस जाएगी और ये अपने आप में एक विशियस साइकिल है, कुचक्र है, जिसके अंदर ये दुष्चक्र में प्रवेश कर सकती है वो कंपनी। दिस सिचुएशन कैन अल्टीमेटली लीड टू द कंपनी गोइंग बैंकरप्ट। और लास्ट में ऐसा होगा कि कंपनी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, यानी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं कि ऑपरेशन 2020 में अगर हम देखें, जो गलवान क्लैशेज हुए थे लद्दाख में, जिसमें भारत से 20 सैनिकों शहीद हुए थे, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड नाम दिया गया है। और कीर्ति चक्र अवार्ड दिया जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का काम करता है, बहादुरी का काम करता है फील्ड ऑफ बैटल में, अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल, यानी कि फील्ड ऑफ बैटल से दूर अगर हम देखें। वैसे अगर युद्ध के क्षेत्र में ना देखें, बिना युद्ध के क्षेत्र में अगर हम देखें कि अगर सीमा पे है या कहीं पे भी है, वो कहीं पे अपनी बहादुरी दिखाता है तो उसको कीर्ति चक्र दिया जाता है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है तो फीडबैक जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।